हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपनी इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा कि इस चैनल पे आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नए जेआरएफ, जेआईसी प्रवक्ता, सहायक आचार्य, पूरे ऑल इंडिया में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों को और उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नोत्तरी पे बढ़ चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही होगा कि हिंदी साहित्य में हम लोग रीतिकाल के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए सीधे अपने प्रश्नों पे बढ़ चलते हैं। प्रश्न प्रस्तुत हो चुका है आप लोग के समक्ष, आप लोग इसका जवाब दीजिए। बताइए क्या प्रश्न का उत्तर होगा, मिलान करिए और बताइए कौन सी रचना किस कवि की है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है, रसराज किसकी रचना है, रस विलास किसकी रचना है और रस सारांश किसकी रचना है। बताइए आप लोग को इसमें दो चार तो आप लोग को याद ही आ जाता होगा, जैसे कि रसराज किनका है, रसराज, ललित ललाम, यह सब किनकी रचनाएं हैं, यह सब मतीराम की है। किनकी है, मतीराम की, यानी कि बी का 5 नंबर। देखते हैं हम लोग बी का 5 नंबर एक तो यह है, बाकी नहीं है। तो आप लोग इसी तरह देख लेते हैं कि बिल्कुल ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लेकिन और भी सारी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। रस विलास किनका है, कवि देव का है। मैं क्या बताएं, रस विलास कवि देव का है। रस में भी कैसा रस, या तो विष होगा या तो अमृत होगा। वह कौन पीते हैं, देव लोग पीते हैं। कौन, देव लोग। ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं रस, और वो अभी रस कैसा, रस में विलास करने वाले। ऐसे भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिए, क्योंकि रस सारांश भी है। रस सारांश किनका है, आप लोग जानते हैं भिखारी दास का है। जितना भी निर्णय हो, चाहे सारांश हो, ये सब किनका है, यह सब भिखारी दास का है। काव्य निर्णय हो या फिर रस सारांश हो, ये सब किनकी हैं, सब भिखारी दास की हैं। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। काव्य प्रकाश बच गया और रस सारांश बच गया। तो काव्य प्रकाश किनकी रचना है, काव्य प्रकाश यह चिंतामणि की है। किनकी रचना है, चिंतामणि की। ऑप्शन 4 में चले जाएंगे। और देख लेते हैं, सारे मिलान हो चुका है, लेकिन रसलीन जी बच गए। तो रसलीन की कौन सी एक रचना है, रसलीन की एक रचना है रस प्रबोध। कौन सी एक रचना है, रस प्रबोध। रस प्रबोध रसलीन जी की रचना, याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देख लिए किसका कौन सा रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई। यह किनकी पंक्तियां हैं, बताइए किस कवि की है। बिहारी की है, रहीम की है, या कबीरदास की है, या रसखान जी की है। बताइए यह किनकी पंक्तियां हैं कि मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई, जात तन की झाई पर श्याम हरित दुर्त होई। बताइए यह किनकी पंक्तियां हैं, बिहारी की पंक्तियां। बिहारी सतसई से लिया हुआ है। बिहारी सतसई में कितनी जो है दोहे हैं, 719 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, ये हिंदी के प्रधान आचार्य माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण जो अलंकार है, आप लोग समझिएगा होंगे भाषा भूषण किनका अलंकार है। भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। यह शुक्ल जी का कथन है। किनका कथन है, शुक्ल जी का कथन है। इसमें कही हुई बात रीतिकालीन कवि के किसके विषय में कही गई, बताइए। मतीराम जी के बारे में, या फिर देव के बारे में, या फिर महाराजा जसवंत सिंह के बारे में, या फिर पद्माकर जी के बारे में। बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, महाराजा जसवंत सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात में रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के बारे में कहे हैं। जसवंत सिंह कहाँ के थे, मेवाड़ राजा नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। और भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का जो है क्या है, पाठ्य ग्रंथ है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, महाराजा जसवंत सिंह की कौन कौन सी रचना है देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। एक तो सिद्धांत बोध है। कौन सा है, सिद्धांत बोध। एक इनकी रचना सिद्धांत बोध है। एक इनकी रचना है अनुभव प्रकाश। प्रकाश नाम के बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। एक है अनुभव प्रकाश और एक इनकी रचना है सिद्धांत सार। कौन सी है, सिद्धांत सार एक इनकी रचना है। और एक इनकी रचना है अपरोक्ष सिद्धांत। कौन सा है, अपरोक्ष सिद्धांत। सारी रचनाओं को हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे जसवंत सिंह के। अपरोक्ष सिद्धांत एक इनकी कृति है या रचना है। और एक रचना इनकी आनंद विलास। बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न, आनंद विलास किनकी कृति है। किनकी कृति है, जसवंत सिंह की है, याद रखिएगा। और एक लास्ट इनका है प्रबोध चंद्रोदय। कौन सा, एक प्रबोध चंद्रोदय।
प्रबोध चंद्रोदय इनकी क्या है, रचना है, कृति है। याद रखिए जसवंत सिंह की सारी रचनाओं को हम लोग देख लिए। लगे हाथ मतीराम जी के बारे में देख लेते हैं। एक तो इनकी ललित ललाम, कौन है सबसे फेमस, ललित ललाम। सारे देखिए ल ल ल दिया, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं कि इनके मतीराम जी की। एक है फूल मंजरी, फूल मंजरी। एक है श्रृंगार, कौन सा है, लक्षण श्रृंगार। कौन सा है, लक्षण श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार। और एक है साहित्य सार, साहित्य सार भी इनकी रचना है। इनकी एक रचना है रसराज, रसराज भी एक इनकी रचना है। और इनकी एक रचना है सतसई अलंकार पंचाशिका, एक है सतसई। और इनकी है अलंकार पंचाशिका, कौन सी है, अलंकार पंचाशिका एक इनकी रचना है। और एक इनकी रचना है वृत्त कौमुदी, कौन सी है, वृत्त कौमुदी एक इनकी लास्ट रचना है। याद रखिएगा इन सारी रचनाएं किनकी हैं, मतीराम जी की हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। जैसे जैसे सारे प्रश्न आएंगे मैं सबको डीपली कराता चला जाऊंगा। भले वीडियो लंबा हो लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। यह कथन शुक्ल जी किनके बारे में कहे हैं बताइएगा। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। किनके बारे में शुक्ल जी कहे हैं बताइए। पहले तो यह प्रश्न ही पुटअप हो जाएगा कि यह जो है किनकी पंक्तियां हैं, किनकी हैं, शुक्ल जी की। किनके बारे में कहें यह प्रश्न यहाँ पूछा गया है। कबीरदास के बारे में कहे हैं, या तुलसीदास जी के बारे में कहे हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कहे हैं, या फिर घनानंद जी के बारे में कहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा घनानंद। किनके बारे में कहे हैं, घनानंद जी के बारे में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। घनानंद जी के बारे में कहे हैं कि भाषा पर जैसा इनका अधिकार था, अचूक अधिकार, वैसा किसी भी कवि का नहीं था। शुक्ल जी कहे हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि में किया है। क्यों, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो समाज शक्ति और कल्पना शक्ति जिस कवि में ज़्यादा होगी वह क्या होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि होगा। शुक्ल जी कहते हैं। तो इस तरह सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, यहाँ यही पूछा गया है। बिहारी जी, या चिंतामणि जी, या भूषण जी, या घनानंद जी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किनकी, बिहारी जी। बिहारी सतसई यह रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी जी एकमात्र, बिहारी इनकी एकमात्र दो रचना भी है बिहारी सतसई। कौन सी एकमात्र इनकी रचना है, बिहारी सतसई। एक ही रचना रच के फेमस हो गए, बिहारी सतसई इनकी रचना है। ये इसमें कितना दोहा है, 719 दोहा है, याद रखिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर कितना दोहा मानते हैं इसमें, जगन्नाथ दास रत्नाकर इसमें 713 दोहा मानते हैं। अगर प्रश्न आएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर कितना सतसई में कितना दोहा मानते हैं, तब आ जाएगा 713। कौन कहें, जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, याद रखिएगा नाम, रत्नाकर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा जोड़ा सही है, यानी कि सारा जोड़ा गलत है, एक जोड़ा कोई सही, उसी को हम लोग को खोजना है। पहला ऑप्शन है चिंतामणि की रचना काव्य प्रकाश है। दूसरा ऑप्शन है भूषण की रचना अंग दर्पण है। तीसरा ऑप्शन है मतीराम की रचना रस रहस्य है। चौथा ऑप्शन है रसलीन की रचना शिवा बावनी है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि की रचना हम लोग जस्ट पीछे ही पढ़े हैं, कौन सा है, काव्य प्रकाश है, बिल्कुल सही बात है। भूषण की रचना कौन सी है, भूषण की रचना दो है, एक तो शिवा बावनी है, एक छत्रसाल दशक है। कौन सी है, शिवा बावनी, और एक रचना है छत्रसाल दशक। कौन सा है, छत्रसाल दशक। कौन सा है, छत्रसाल दशक। अंग दर्पण किसकी रचना है, अंग दर्पण है रसलीन की। किनकी है, रसलीन की, रसलीन। मतीराम की कौन कौन सी रचना है जस्ट मैं बताया हूँ, ललित ललाम, ललित ललाम एक ही देख लेते हैं क्योंकि बाकी सारी रचनाएं जस्ट मैं पीछे कराए हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी मैं वैसे बता दे रहा हूँ कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं मतीराम की। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी इत्यादि रचनाएं मतीराम की हैं। रस रहस्य किनकी हैं, कुलपति मिश्र की हैं। किनकी ये कृति है, कुलपति मिश्र की।
कुलपति मिश्र की कृति है रस रहस्य। शिवा बावनी आप लोग देख ही रहे, छत्रसाल दशक, ये सब किनकी है, भूषण की हैं। रसलीन इनका देख ही रहे, अंग दर्पण, यहाँ अंगद दर्पण दिया, यहाँ पे अंग दर्पण, सॉरी अंग दर्पण ही है, सही है, ये कहीं में कर दिया इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? बताइए, श्रृंगार रस की रही है ज़्यादा, या भक्ति रस की रही है, या शांत रस की ज़्यादा रही है, या रौद्र रस की ज़्यादा रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस की। किसकी? श्रृंगार रस की। ज़्यादातर लोग इसमें वीर रस खोज रहे होंगे, लेकिन वीर रस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा रस? श्रृंगार रस हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं, लोग वीर रस को खोजते रह जाते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं रहता है, तो फिर कन्फ्यूज ही आ जाते हैं। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि इसी श्रृंगार रस की रचनाओं को ही ध्यान में रखकर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि आप रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। इस तरह रीतिकाल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल रखा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? बताइए, केशवदास की कौन सी एक रचना नहीं है? रामचंद्रिका नहीं है, या रसिक प्रिया नहीं है, या अनेकार्थ मंजरी नहीं है, या विज्ञान गीता नहीं है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अनेकार्थ मंजरी नहीं है। आप लोग जानते ही होंगे अनेकार्थ मंजरी नहीं है। रामचंद्रिका बिल्कुल है। छंदों का अजायब घर इसी को कहा जाता है। क्या इसको कहा जाता है? छंदों का अजायब घर। छंदों का अजायब घर इसी को कौन कहे हैं? राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन कहे हैं? राम स्वरूप चतुर्वेदी कहे हैं, याद रखिएगा। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, ये सब केशवदास की है, याद रखिएगा। नंददास की और कौन कौन सी है? रचना अनेकार्थ मंजरी किनकी है? नंददास की है। किनकी है? नंददास की, याद रखिएगा। इनकी बहुत सारी रचनाएं, जैसे रस मंजरी, मंजरी मैं बताया नंददास की वही रचना होंगी जिसमें ज़्यादातर मंजरी आएगा। क्या कौन सा शब्द आएगा? मंजरी आएगा। तो एक तो रस मंजरी हो गया, और कौन सा है मंजरी? विरह मंजरी, रूप मंजरी, ये सब किनकी है? सब इनकी है। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रूप मंजरी, और भी बहुत सारी रचनाएं जैसे सिद्धांत पंचाध्यायी, और इनकी सबसे फेमस रचना भंवर गीत है, याद रखिएगा। भ्रमर गीत तो किनकी है आप लोग बताइए? सूरदास की है, साहित्य सार में लिखे हैं, सॉरी सूर सारावली में लिखे हैं। लेकिन भंवर गीत किनकी है? नंददास की है, याद रखिएगा। ये बहुत फेमस है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं जैसे सिद्धांत पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। चलिए सारी रचनाओं को हम लोग देख रहे हैं। पंचाध्यायी लगे याद, सारी रचनाओं को एक बार देख लेते हैं। और कौन सी एक रचना इनकी? सुदामा चरित है, सुदामा चरित। जहाँ बताया त होगा वहाँ पे नंददास हो जाएंगे, और जहाँ पे त्र हो जाएगा वहाँ पे नरोत्तम दास हो जाएंगे, याद रखिएगा। और कौन सी रचना है? और एक रुक्मणी मंगल है, रास पंचाध्यायी है, सब नंददास की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केशवदास को किस वर्ग में रखना अच्छा होगा? रीतिबद्ध कवियों में, या रीति मुक्त कवियों में, या रीति सिद्ध कवियों में, या स्वच्छंदतावादी कवियों में? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा रीतिबद्ध में। किसमें? रीतिबद्ध में। रीति सिद्ध में एकमात्र कवि कौन है? बिहारी जी हैं। उनका रचना कौन सी है? बिहारी सतसई है। इसमें यह रीतिकाल के क्या कहे जाते हैं? केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? केशवदास हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? बताइए। जसवंत सिंह हैं, या केशवदास हैं, या भूषण जी हैं, या पद्माकर जी हैं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, यह सब किनकी रचना है? भूषण के। जस्ट मैं अभी बताया हूँ। भूषण को चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। किसने दी भूषण की उपाधि? इनको चित्रकूट सोलंकी राजा रुद्र ने। किसने दी? रुद्र ने इनको भूषण की क्या दी? उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? भूषण की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या कहा था? इनको कहा था कि ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। क्या कहे थे? कि हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। लिख दे रहा हूँ
किसने कहा था? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने क्या कहा था कि ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। इनकी 2 रचना है, शिवराज भूषण और एक है शिवा बावनी और एक है छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में जीवन काल का सही आरोही क्रम बताइए। किस कवि का जन्म पहले हुआ, किस कवि का बाद में? भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण का जन्म हुआ था 1613 में। कब हुआ था? 1613 में, यानी 1613 ईस्वी में, याद रखिएगा। मतीराम का जन्म कब हुआ था? 1617 में। कब हुआ था? 1617 में। देखिए कितने अच्छा ट्रिक बन रहा है यहाँ पे। तो बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1595 ईस्वी में, 1595। और कविदेव का 1673 ईस्वी में। तो इस तरह हम लोग देख लेते हैं कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सबसे पहले भूषण आ जाएंगे क्योंकि 1613 में है, उसके बाद मतीराम आ जाएंगे, उसके बाद 1500, तब 1600। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ बिहारी भी दिया है। बिहारी 1595 यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि बिहारी सबसे पहले हैं 1500 में, इसके बाद बाकी 1613, 1617, 1673। इस तरह से पहले बिहारी आ जाएंगे। बिहारी किस में है? सी में है, डी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इस तरह फिर अगला कौन हो जाएंगे? बिहारी के बाद भूषण आ जाएंगे, यानी मतीराम नहीं होंगे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों पर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ललित ललाम किसकी रचना है? केशवदास की है या भिखारी दास की है या मतीराम की है या कृपाराम की है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मतीराम की। ललित ललाम, मतीराम किनकी रचना है? मतीराम की। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं? आइए मतीराम के बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं। कौन कौन सी रचना है? फूल मंजरी, रसराज, देख लेते हैं। फूल मंजरी एक इनकी रचना है और एक रचना इनकी रसराज, रसराज इनकी रचना है। और कौन सी रचना है? ललित ललाम, बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है। ललित ललाम एक इनकी रचना है और एक इनकी रचना है सतसई। कौन सी रचना है? सतसई एक इनकी रचना है। और कौन सी रचना है? अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका एक इनकी रचना है, पंचाशिका। और एक इनकी रचना है वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी एक इनकी रचना है। और एक इनकी रचना है लक्षण श्रृंगार। कौन सी एक रचना है? लक्षण श्रृंगार। देखिए ऐसे श्रृंगार लिखा जाता है शुद्ध रूप से। वही, और एक इनकी रचना, लास्ट रचना है साहित्य सार। कौन सी लास्ट रचना है? साहित्य सार, साहित्य सार। केशवदास की कौन कौन सी रचना है? आइए हम लोग केशवदास के बारे में देख लेते हैं। भिखारी दास की कौन कौन सी रचना है देख लेते हैं। और लगे हाथ कृपाराम की भी देख लेते हैं। आइए मैं सबकी देख लेते हैं। प्रश्न है केशवदास की, यहाँ पे देख लेते हैं केशवदास की रचना। सबका हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, याद रखिएगा, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। इनका कौन कौन सा काव्य ग्रंथ है या फिर रचना है? एक तो इनकी रसिक प्रिया, महिलाओं के नाम पे सबसे ज़्यादा रचनाएं यहीं लिखे हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, एक हो गया कवि प्रिया। एक इनकी रचना है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। एक इनकी रचना है कवि प्रिया, यहाँ पे लिखा हूँ कवि प्रिया। और एक ही इनकी रचना है रतन बावनी, रतन बावनी एक इनकी रचना है। और इनकी एक रचना है वीर सिंह देवचरित। कौन सी रचना है? वीर सिंह देवचरित, देवचरित। और एक इनकी रचना है विज्ञान गीता। कौन सी रचना है? विज्ञान गीता। और एक इनकी रचना जहांगीर जस चंद्रिका। कौन सी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। और इनकी एक रचना है नक्सिक, नक्सिक, नक्सिक से याद है एक रचना इनकी छंदमाल भी है। कौन सी है? छंदमाल। इत्यादि इनकी रचनाएं किनकी? केशवदास की। हम लोग लगे हाथ भिखारी दास को भी देख लेते हैं यहीं पे, इनको भी समाप्त कर देते हैं, बार बार आ रहे हैं भिखारी दास। भिखारी दास की रचना देख लेते हैं हम लोग। एक तो है नामकोश, नामकोश, इसी को शब्द नामकोश भी बहुत सारे लोग कहते हैं। एक रचना इनकी रस सारांश, रस सारांश एक रचना इनकी। और इनकी रचना है छंदार्णव पिंगल,
कौन सा है? छंदारडव, छंदारडव पिंगल एक इनकी रचना है। और इनकी एक रचना है काव्य निर्णय। निर्णय जितने सब इनकी रचना है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, सारी इनकी रचना है। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय एक इनकी रचना है। और इनकी रचना है विष्णु पुराण भी इनकी रचना है। एक रचना है विष्णु पुराण। और एक इनकी रचना है शतरंज शतिका, शतरंज शतिका एक इनकी रचना है। और इनकी एक लास्ट रचना है अमरकोश। कौन सी रचना है? अमरकोश। लगे याद, कृपाराम को भी देख लेते हैं। कृपाराम को भी देख लेते हैं हम लोग। कृपाराम की एक ही दो रचना है। एक है हित तरंगिणी। कौन सी एकमात्र रचना है? हित तरंगिणी। हित तरंगिणी है, हित तरंगिणी एकमात्र इनकी रचना है कृपाराम की, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना देव की नहीं है? बताइए। यहाँ कवि देव के बारे में पूछा गया है। रसमंजरी नहीं है, या रस विलास नहीं है, या अष्टयाम नहीं है, या भवानी विलास नहीं है? बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रसमंजरी नहीं है। रसमंजरी किसकी रचना है? यह नंददास की रचना है। किनकी रचना है? नंददास की रचना है। रस विलास किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? भवानी विलास किसकी रचना है? यह सब देव की रचना है। किनकी? कवि देव की तीनों रचनाएं। देव की कितनी रचनाएं बताइए। आइए हम लोग देव के बारे में भी पूरे इनकी रचनाओं को भी पूरे देख लेते हैं। कवि देव को भी देख लेते हैं और नंददास को भी देख लेते हैं। दोनों लोग को यहाँ पे, इन दोनों लोग का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं, ये दोनों लोग भी समाप्त हो जाएं। देव की रचना कौन कौन सी है? एक तो भाव विलास है, भाव विलास। और एक इनकी रचना है अष्टयाम, अष्टयाम भी इनकी रचना है। और कौन सी इनकी एक रचना है? भवानी विलास। भवानी विलास में देव बहुत हैं, भवानी विलास। और एक इनकी रचना है राग रत्नाकर, राग रत्नाकर। और एक इनकी रचना है कुशल विलास। विलास बहुत हैं, बहुत विलासित कवि हैं, कुशल विलास। और एक इनकी रचना है देवचरित, देवचरित भी इनकी रचना है। और एक है प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका। और विलास में कौन सा हो जाएगा? जाति विलास, जाति विलास भी इनकी एक रचना है। और एक इनकी रचना है रस विलास, भाव विलास, रस विलास, ये सब किनकी रचना है? इनकी ही है। रस विलास यहाँ पे दिया है ना, रस मंजरी भी इनकी रचना है, रस विलास भी इनकी रचना है। और एक लास्ट इनकी रचना है काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, बहुत सारी रचना है। काव्य रसायन, काव्य रसायन। एक है सुख सागर तरंग, सुख सागर तरंग। और एक इनकी रचना है देव माया प्रपंच, देव माया प्रपंच। और एक इनकी रचना है सुजान विनोद, सुजान विनोद। सुजान किनका नाम था? घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। और एक लास्ट है प्रेम तरंग, सुजान और प्रेम तरंग, प्रेम तरंग। यहाँ पे कवि देव हो गए हैं समाप्त। अब हम लोग नंददास को देख लेते हैं। किनको? नंददास को अगले पेज पे देख लेते हैं। नंददास की सारी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। लगे याद, इसके बाद इन लोग के बारे में बस ऐसे ही ओरली बता दिया करेंगे। अनेकार्थ मंजरी पहले तो इनकी रचना है, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, मान मंजरी मैं जस्ट बताया हूँ अभी जस्ट इनको। एक है इनकी नंददास की सुदामा चरित, सुदामा चरित इनकी एक रचना है। एक रचना है रस मंजरी, रस मंजरी। रस विलास देख ही रहे थे किनका है? देव का था। भाव विलास, रस विलास कवि देव का था। यहाँ पे क्या था? मंजरी आ गया। और मान मंजरी हो गया। और कौन बची? रूप मंजरी बची, रूप मंजरी हो गया। और एक रूप मंजरी के बाद क्या आ जाएगा? विरह मंजरी आ जाएगा, विरह मंजरी भी इनकी ही है। और एक इनकी रचना है प्रेम 12 खड़ी, प्रेम 12 खड़ी। और कौन इनकी रचना है? श्याम सगाई है एक तो, श्याम सगाई भी इनकी रचना है। और इनकी रचना है रुक्मिणी मंगल। कौन सा है?
रुक्मिणी मंगल। और एक इनकी रचना है भंवर गीत, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह, याद रखिएगा इसको, भंवर गीत को। और एक इनकी रचना है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। और एक इनकी रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। और लास्ट रचना है दशम स्कंद भाषा, दशम स्कंद भाषा इत्यादि इनकी रचनाएं किनकी, नंददास की। हम लोग पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर चुके हैं। आप लोग इसको बार बार वीडियो को देखिएगा ताकि याद हो जाए। अगला प्रश्न है, देखने से ज़्यादा याद होता है, इनमें से घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे घनानंद के बारे में पूछा है जिनकी प्रेमिका का नाम सुजान है। पहला ऑप्शन है, इसमें सही नहीं पूछा है, याद रखिएगा नहीं, यानी 3 बातें सही है, 1 बात इनकी गलत है, वहीं पूछा है। इनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों में सर्वथा भिन्न थी, अलग थी, बिल्कुल सही बात है, इनकी कविता अलग थी, विरह में थे। क्यों? क्योंकि वो पसंद नहीं करती थी सुजान से बहुत घनिष्ठ प्रेम करते थे। दूसरा है, वे प्रेम के पीर कवि थे, बिल्कुल सही बात है, इनको प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तीसरा है, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, बिल्कुल गलत बात है। कौन से प्रयोग किए हैं? लक्षणा किए हैं, अभिधा न कहकर लक्षणा किए हैं। कविदेव कहते हैं ना, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। डी वाला ऑप्शन है, विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है, बिल्कुल सही बात है। लक्षणा का मतलब होता है जैसे राम न कह के हम लोग पुरुषोत्तम कह दें, या फिर रावण न कह के उनको दशानन कह दें, तो क्या हो जाएगा? लक्षणा, यानी कि थोड़ा सा हट कर कहें, इसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? डायरेक्ट राम को राम ही कह दिया जाए, मतलब जो कहा जाए वो समझ में तुरंत आ जाए, तो वह क्या हो जाएगा? अभिधा हो जाएगा, क्योंकि वो उत्तम काव्य है। लक्षणा का मतलब थोड़ा सा छिपा कर किया जाए, और व्यंजना का मतलब कि व्यंग ही कर दिया जाए, यानी कि उनको पुरुषोत्तम ना कह के सीता के पति कर दिया, खूब घुमा के कहा जाए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यही एक बात नहीं है, बाकी सारी बातें घनानंद के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द का प्रयुक्त अर्थ क्या होगा? बताइए, रीति का अर्थ मतलब बता दीजिए। पहला ऑप्शन है, गुणों पर आधारित विशेष प्रकार का पद रचना। नहीं भाई, किसी के गुणों पर आधारित कोई रचना नहीं हुई है, यहाँ पे दिया, लेकिन विशेष रचना कोई नहीं है किसी के, बिल्कुल गुणों पर ही। अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद, यह सब रचनाएं की रीतिकाल में पाई जाती हैं। रीतिकाल की विशेषता यह है। अलंकार देख रहे हैं आप लोग, अलंकारी कवि। रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद, बिल्कुल है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं नहीं, इसमें वीर रचनाएं ज़्यादा हैं, प्रेम रचनाएं हैं, सामाजिक रीति रिवाज नहीं है। वैदर्भी गौड़ी रीति का व्याख्या परक रचना नहीं भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भाई बिहारी के बारे में और उनकी रचना जो बिहारी सतसई उसके बारे में कौन एक कथन सही नहीं है? 3 कथन सही हैं, वहीं एक कथन पूछा गया है। पहला है, प्रकृति का आलंबन रूप चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, गलत बात। प्रकृति का चित्रण कौन किए हैं? पंत जी करते हैं ना, पंत जी, बिल्कुल गलत बात है, बिहारी जी नहीं किए हैं। बिहारी सतसई में आप लोग जानते हैं क्या है? लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्रीय तीनों का सुंदर चित्रण, बिल्कुल सही बात है, इसी को तो बिहारी सतसई समन्वय के कवि हैं। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त हैं, बिल्कुल भाई अनुभव है, एक ही रचना रचकर पूरे फेमस हो गए। सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, बिल्कुल ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह काव्य पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? कि लोग हम लागी कवित्त बनावत, मोहित मेरे कवित्त बनावत। किसकी ये पंक्ति है बताइए? केशवदास की है, या फिर मतीराम की है, या फिर नंददास की है, या फिर घनानंद की है? बताइए बताइए, पंक्ति किनकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा घनानंद की। किनकी है यह? घनानंद की। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किनकी है? घनानंद की है। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास कब रचे थे? 1929 ईस्वी में। याद है या भूल गए सब? ग्रंथ में इनमें किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कहा है? बताइए।
कौन कहें? शुक्ल जी किन के बारे में कहें? भूषण के बारे में, या फिर सूदन के बारे में, या लाल कवि के बारे में, या फिर रहीमदास के बारे में? किनके? जस्ट मैं अभी बताया, भूषण जी के बारे में कहें भाई कि यह हिंदू जाति के क्या है? प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? भूषण जी। इनकी 3 रचनाएं हैं। एक तो है शिवराज भूषण। कौन है? शिवराज भूषण एक इनकी रचना है। और एक इनकी रचना है शिवा बावनी। कौन सी है? शिवा बावनी एक इनकी रचना है। और एक इनकी रचना है छत्रसाल दशक। कौन है? छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों और उनके रचनाकारों को मिलाना है। यहाँ पे मिलान करना है। भाषा भूषण किन की रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। आप लोग जस्ट मैं इसके पीछे ही बताया हूँ। ललित ललाम किन की रचना है? मतीराम किधर गए भाई? 3 नंबर में। काव्य का निर्णय, निर्णय जहाँ आ गया बिल्कुल भिखारी दास। जगत विनोद कौन भाई? हंसाई करते हैं, पद्माकर कवि। बिल्कुल सही बात। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहले का 4 नंबर यहीं एक में है और दूसरे में, यानी कि 4 नंबर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी का यह कथन है किनके बारे में? यही बताना है। शुक्ल जी कहते हैं कि वे जो है ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों को समकक्ष तो हैं, पर कहीं कहीं भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर ले लेते हैं। बताइए किनके बारे में कहे हैं? बेनी प्रवीण के बारे में कहे हैं, या बोधा के बारे में कहे हैं, या ग्वाल कवि के बारे में कहे हैं, या भूषण के बारे में कहे हैं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? बेनी प्रवीण के बारे में कहे हैं। और इनकी रचना कौन कौन सी है? एक तो श्रृंगार भूषण है इनकी रचना। कौन सी रचना? एक श्रृंगार भूषण। और एक इनकी रचना कौन सा है? श्रृंगार भूषण। और एक इनकी रचना है नवरस नानाराव प्रकाश। एक है नवरस और एक है नानाराव प्रकाश। क्या है? नाना राव प्रकाश। अगला प्रश्न है, यह कथन भी शुक्ल जी का है, इसको पूर्ण करना है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुरता भी अपूर्व हुआ है। बीच में डाट डाट है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। बताइए किनके बारे में शुक्ल जी कहे हैं? कविदेव के बारे में ऐसा कहे हैं, या पद्माकर के बारे में कहे हैं, या फिर ऑप्शन सी जो है घनानंद के बारे में कहे हैं, या ऑप्शन डी आलम के बारे में कहे हैं? बताइए किनके बारे में कहे हैं? घनानंद जी के बारे में कहे हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देव क्या माने जाते हैं? कवि देव रसवादी आचार्य हैं, या रीतिवादी आचार्य हैं, या अलंकारवादी आचार्य हैं, या फिर वक्रोक्तिवादी अलंकार हैं आचार्य हैं? वक्रोक्ति का मतलब क्या होता है? वक्रोक्ति का मतलब होता है कहेंगे कुछ और समझेंगे कुछ और। जैसे आप खाना खा लीजिए, थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा तीखा हो कहिए, खाना खा लीजिए ना, ऐसा आप कह दें, आप सामने वाला समझ गया कि मुझे क्या है। आप तो प्यार से कहें खाना खा लीजिए ना, लेकिन आपका जो चेहरे का हाव भाव थोड़ा सा कटुतापूर्ण रहेगा, तो समझ जाएगा कि यह जो है खाने के लिए नहीं, बल्कि हमें क्या है, रिझाने खिजाने, या फिर हम मुझसे रूठा हुआ होकर ऐसा बोल रहा है या बोल रही है। आप लोग समझ सकते हैं वक्रोक्ति अलंकार का मतलब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कवि देव रसवादी कवि माने जाते हैं। कौन सा रसवादी कवि माने जाते हैं? इनका जो है कवि देव का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम देवदत्त है। क्या है इनका वास्तविक नाम, या फिर शुद्ध रूप से नाम? देवदत्त। ये कहाँ के निवासी हैं? ये इटावा उत्तर प्रदेश, जो इटावा उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ से हैं? इटावा के हैं। कुल कितने इन्होंने ग्रंथ लिखे थे? कुल 72 ग्रंथ लिखे थे। कौन लिखे थे? कवि देव लिखे थे। और मैं इनकी रचना के बारे में जस्ट पूरा ब्रीफली बता ही दिया हूँ कि भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन, यह सब किनका है? यह सब इनका है। अगला प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में रखा जा सकता है? रीति मुक्त में, या रीतिबद्ध में, या रीति सिद्ध में, या फिर रीति क्रमिक कवि? किस में रखा जा सकता है बिहारी को?
बिहारी को रीति सिद्ध में रखा जाता है। किसमें? रीति सिद्ध कवि में बिहारी को रखा जाता है। एकमात्र बिहारी क्या है? रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी एक ही फेमस रचना, एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। कौन सी एक रचना है? बिहारी सतसई, याद रखिएगा। एकमात्र रीति सिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध हैं, सिद्ध हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक ही रचना रच के क्या हो गए? सिद्धि को प्राप्त हो गए या सिद्ध हो गए, कुछ भी कह सकते हैं। 719 दोहा है, यानी दोहे में इन्होंने रचना की है। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? एमपी में। एमपी में भी कहाँ? ग्वालियर में। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर कोई पूछ दे कब हुआ था तो 1595 बता दीजिएगा। कहाँ पे हुआ था? अगर पूछ दे एमपी ग्वालियर, ग्वालियर में भी कहाँ, तो आप लोग बताइए। बसुआ में हुआ था। कहाँ पे? बसुआ नामक गाँव में हुआ था, जिसको गोविंदपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है अब? गोविंदपुर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकारों को मिलाना है, कौन सा एक विकल्प सही है? यही पूछा है ना, निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? करड़ा भरण किन की रचना है? क्या याकूब खां की है, या फिर रतन हजारा कुलपति जी की है, या फिर भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, या फिर रस रस मोतीराम जी की है? बताइए कौन एक सही है? आप लोग देख ही रहे हैं, भाषा भूषण किनकी है? जसवंत सिंह की, बिल्कुल सही बात है। करड़ा भरण की कौन सी रचना है? इनकी रचना है करड़ा भरण किनकी रचना है? यह कर्नेश कवि की है। किनकी? कर्नेश कवि की। इनकी रचना कौन सी है? करड़ा भरण है। याकूब खां की कौन सी रचना है? इनकी रचना है रसभूषण। कौन सी रचना है? रसभूषण इनकी रचना है, याकूब खां की। रस रहस्य किनकी रचना है? यह कुलपति मिश्र की है। मैं जस्ट पीछे बताया हूँ, इनका नाम याद नहीं आ रहा था। कुलपति मिश्र की रचना है। मोतीराम के बारे में मैं बताया ही हूँ, ललित ललाम, ये सब किनकी है? मोतीराम की है, ललित ललाम। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? बताइएगा। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। अर्थात श्रृंगार रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? यही पूछा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, या रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या कृष्ण बिहारी मिश्र ने कहा, या रीति बंधुओं ने कहा, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा? बताइए। बीपीएससी की तरह 5 ऑप्शन इसमें दिया गया है, बताइए। किसने कहा कि श्रृंगार काल है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन इसको क्या कहे हैं? इसको रीति काव्य कहे हैं। क्या कहे हैं? कि यह रीति काव्य काल है। रीति काव्य काल, रीति काव्य इनको इसको कहे हैं, रीति काल को। शुक्ल जी क्या कहें? शुक्ल तो साफ साफ रीति काल है ही, इसको कहे हैं। मिश्र बंधुओं ने क्या कहे हैं? मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहे हैं। यही श्रृंगार और अलंकृत में लोग भूल जाते हैं। अलंकृत क्या कहते हैं? अलंकृत काल। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। विश्व में आप देखिए आधा आधा है, यहाँ पे देखिए श्रृंगार में आधा आधा है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। मिश्र बंधु में देखिए पूरा पूरा है, पूरा पूरा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, विश्व 3 अक्षर का नाम है, यहाँ पे श्रृंगार 3 अक्षर का नाम है, मिश्र बंधु 4 अक्षर का नाम है, अलंकृत 4 अक्षर का नाम है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है सेशन आप लोग को? अगर हेल्पफुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि हमारा चैनल एक बड़ा परिवार के रूप में व्यवस्थित हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दे दीजिए साथियों। धन्यवाद। कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए जोश उमंग और उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।